हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री सॉल्व्ड पेपर का आज हम 7वां भाग पढ़ेंगे। 1990 से 2020 तक ये 30 साल के पेपर हैं। बहुत दिनों से ये सीरीज़ का अगला भाग मैं नहीं लेके आ पाई थी, लेकिन अब हम ये पेपर तक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्री के पेपर में हमने देखा है कि क्वेश्चन जो होते हैं रिवाइज होते हैं और 30 साल के पेपर हम कर लेंगे, स्पेशली इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, तो इनका मध्य प्रदेश स्टैटिक, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे खेल कूद हो तो ये तो रिपीट होते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया है। पहला क्वेश्चन है आज का कि शिवाजी के शासन, ये जो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं जो सॉल्व पेपर है, अभी हमारा भारत का इतिहास संस्कृति चल रहा है। इसके पहले हमने 6 भाग कर चुके थे, वो 6 भाग जरूर देखिएगा, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल चुके हैं। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। और शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे, मतलब 8 मंत्रियों का समूह होता था जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें एक सुमंत होता था, सुमंत होता था विदेश मंत्री। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। योग्य लोगों की इन्होंने नियुक्ति की थी। यह रचना अष्टप्रधान के नाम से प्रचलित है, जो मृत्यु हो जाने के बाद भी इनके लंबे समय तक चलती रही थी। इनके अष्टप्रधान पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य को मजूमदार मतलब वित्त मंत्री, सचिव सुरनवीस होता है, सेनापति सुमंत को विदेश मंत्री और पंडित राव धर्मस्व शिक्षा मंत्री के तथा न्यायाधीश होते थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की थी? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था आरंभ की थी, और ये कब की थी? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था आरंभ की थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में भू राजस्व व्यवस्था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आरंभ की। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। इसने जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन सोर से एक नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। ये लाइन याद रख लीजिएगा, कभी कभी पीएससी कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेती है कि इन्होंने किससे विचार विमर्श किया था। तो इन्होंने ग्रांट और सर जॉन सोर से विचार विमर्श किया। इसके बाद 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को स्थायी कर दिया, जिसे स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। ये 10 वर्ष के लिए पहले बनाई थी, ध्यान रखना। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को देना पड़ता था और शेष 10% अपने पास रखना पड़ता था। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी के लिए आप हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसे आप प्रैक्टिस सेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 50 टेस्ट है, मतलब 5000 प्रश्न है। हर टेस्ट में 100 प्रश्न है। इस प्रकार से 5000 प्रश्नों का 5000 MCQ का ये कलेक्शन है। यूनिट वाइज टेस्ट है। यूनिट 1 के करीब 7 से 8 टेस्ट हैं। यूनिट 2 के करीब 7 से 8 टेस्ट हैं। ऐसे यूनिट 3, हर यूनिट से 400, 500, 600 प्रश्न इस प्रकार से लिए गए हैं। आयोग के करीब 4 टेस्ट हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है MCQ के फॉर्म में आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है। हार्ड कॉपी आपके पास 3-4 दिन में पहुंच जाएगी, आप जहां भी रहते हो। सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 999 है, हार्ड कॉपी का 1999 है। बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट बनाए गए हैं, तो आप ये टेस्ट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो गीतावली तुलसीदास जी की है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है। साहित्य रत्न तुलसीदास जी की नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है साहित्य रत्न। साहित्य रत्न तुलसीदास जी की रचना नहीं है, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे और इनकी सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, और ये भक्ति काल के प्रमुख राम भक्त कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी, रामलला, नहछू और पार्वती मंगल। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उनसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। प्रीलिम्स के लिए, क्रैश कोर्स के लिए एन सीरीज़ चल रही है, वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरी एन सीरीज़ कर लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 80+ नंबर की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप एक एन सीरीज़ का वीडियो पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छे से देख लेते हैं, आप हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं, तो आपका बिल्कुल भी एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। मैं हर तैयारी आपको करवाती हूँ। अगर आपने हमारे MPPSC प्री के नोट्स लिए हैं, तो आपको एक ग्रुप मिला होगा। ग्रुप में आप देख रहे हैं, मैंने कल ही ग्रुप में मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित प्रश्न दिए हैं। करंट अफेयर्स की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की फ़ाइल दी है। तो करंट अफेयर हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम आपको एंड ऑफ द डे
तक का पूरा करंट पेपर तक का आपको कवर करवाए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटेन योजना की सरकारी घोषणा कब हुई थी? ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि माउंटेन योजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 को आई थी। या ये भी आता है किस योजना के तहत हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, तो माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को सरकारी तौर पर घोषणा हुई और माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई, जिसमें भारत विभाजन की योजना थी। विधेयक के अनुसार भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की घोषणा हुई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के बाद के प्रथम थे। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद के भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है 1938 के लिए 1938 का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था 1938 में। 1938 में कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन में एक विज्ञान परिषद की भी स्थापना की गई। याद रखिएगा कि 51वां जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसी अधिवेशन में एक विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वैज्ञानिक थे विश्वेश्वरैया। कौन थे? विश्वेश्वरैया थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। याद रखिएगा, और सबसे कम उम्र के भी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। फ्रेंड्स, ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है, आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं ऊपर बता रही थी। ये 12 बुकलेट है, बहुत शानदार बुकलेट है ये। इनके साथ आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, नोट्स लीजिए, टेस्ट लगाइए। आपको ये अभी के नोट प्री में काम देंगे और नेक्स्ट जो नवंबर दिसंबर में होना है उसमें भी काम देंगे। तो आप हमारे ये प्री के नोट्स ले सकते हैं। हमारी जो N सीरीज़ है वो उन्हीं नोट्स से बन रही है, जो वीडियो में मैं बना रही हूँ इन्हीं से ही पढ़ाती हूँ। उसमें हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड दोनों हैं। साथ में इसके आपको मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी देती हूँ, उसमें भी आपकी तैयारी कराई जाती है। उसमें ही मैं डेली क्वेश्चन देती हूँ, डेली इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ। ये हमारे मध्य प्रदेश की मासिकी है। दिसंबर 2021 तक, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल की भी मासिकी आप ले सकते हैं, जो कि 15-15 रुपये की एक मंथ की मासिकी आप इसे परचेस कर सकते हैं। और ये भारत और विश्व भूगोल के 2230 प्रश्न है। इसकी PDF 35 रुपये की है। इसमें 2230 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये हमारी बाकी की ई बुक हैं, जैसे कि MPG के वन लाइनर है 1000 प्रश्न, MPG के वन लाइनर 5000 प्रश्न, MPG के MCQ 3010, तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये ई बुक परचेस करने के लिए आप हमारे इंस्टा मोजो स्टोर पर जा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंस्टा मोजो पे आपको हमारे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी और सर आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। मुस्लिमों के प्रतिनिधि मंडल दल ने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय से मुलाकात की और यहीं से इस लीग की स्थापना की और सहमति बनी। 30 नवंबर 1906 को अविभाजित भारत के ढाका की स्थापना की गई थी। इस लीग के संस्थापक एवं अध्यक्ष ढाका के नाम नवाब सलीमुल्लाह खां थे। देखो, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। और नेतृत्व किसने किया था? आगा खां ने। ये दोनों फैक्ट याद रखिए। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। लड़ाई में क्या हुआ था कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना था, जिसके तहत इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में। और 1971 में भारत ने बांग्लादेश में सहयोग दिया था, जिसके तहत दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, जिसकी कैपिटल ढाका है।
भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये बन गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हमारे जब भी युद्ध होता है भारत पाकिस्तान में, पाकिस्तान ही हारती है और तथा पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। पाकिस्तान के दो भाग थे, पूर्वी और पश्चिमी एवं बांग्लादेश के रूप में। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश कहलाता था, तो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना तथा 16 दिसंबर 1971 को विश्व पटल पर बांग्लादेश उभर कर सामने आया। याद रखिएगा कब, 16 दिसंबर 1971 को तथा 26 मार्च 1971 को इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 26 मार्च को कर दी थी और दिसंबर में ये पूरी तरह से बन गया था। युद्ध के अंत में जून 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शांति एवं व्यवस्था बहाली हेतु शिमला समझौते में भी हस्ताक्षर हुए थे। याद रखिएगा शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में। किस किस के हस्ताक्षर हुए थे, तो भारत की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शांति के लिए यह समझौता हुआ था। अगला है कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से स्थल नहीं है, तो कालीबंगा है, राजस्थान में रोपड़ भी है और लोथल भी है। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब हरियाणा में है और पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना में है ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ये तो मगध कालीन स्थल है। पाटलिपुत्र को दयन ने बसाया था, तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पुरातत्व खुदाई में इस सभ्यता का पूर्ण ज्ञान हुआ था। इसके प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, सुरकोटडा, बनावली, धौलागिरी आदि नगर थे। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के रूप में जाना जाता है, जो मगध साम्राज्य तथा मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। याद रखिएगा हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की? 1925 में। फ्रेंड्स, इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि देखो प्राचीन इतिहास से वेद जरूर आता है कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन से वेद का कौन सा अरण्यक है, कौन से वेद का कौन सा उपवेद है ना, कितने सूक्त हैं, इनके उद्गाता क्या कहलाते हैं। तो इन सब के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया है, मेरे एक दूसरा चैनल है जो कि जीके ट्रिक विद आकांक्षा, उस पर उसको ज़रूर देखिएगा। आप समझ लीजिए उसमें से एक प्रश्न आना ही है और आप उस 5 मिनट के वीडियो को देखेंगे ना तो आपका वो टॉपिक भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको इस तरह ट्रिक में बनाया है कि आपको एक बार आप सुनेंगे ना तो आपको ध्यान में ही आ जाएगा और वो क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑप्शन देख के ही आप उसका आंसर टिक कर देंगे। तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहाँ आपको आयोग से संबंधित अध्यक्ष की भी वीडियो मिल जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। यह भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन था जो व्यापक रूप से भारत में फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक है। डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। जून 1940 को 51 वर्ष की आयु में डॉक्टर केशव राम बलीराम हेडगेवार का निधन हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस, ये आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो आरएसएस संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर संघ चालक का स्थान होता है जो पूरे संघ का दिशा निर्देशन करता है। वर्तमान में जो मोहन भागवत है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893 में दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब दिया था? 1893 में दिया था। 1893 में वो अमेरिका के शिकागो गए थे, वहाँ उन्होंने भाषण दिया था और भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रसिद्ध किया था, जिससे वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, जिससे अमेरिका के लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 1893 में उन्होंने भाषण दिया था। कौन सा भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है, बाकी मजदूर हैं, शिक्षित वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग नहीं है। 1825 में कानपुर में एम.एन. राय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। या ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1825 में हुई थी। किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। और कहाँ पे की थी? तो ये कानपुर में की थी। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? पंचतंत्र मूल रूप से विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और इसकी रचना 30वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। ये है मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकियम,
लब्ध प्रणास व अपरिचित कारक। इस ग्रंथ में 70 कथाओं और 900 श्लोकों का वर्णन है। इसमें मानवीय जातियों द्वारा होने वाली विविध घटनाओं, पशु पक्षियों की कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद में हुआ है? संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव ऋग्वेद से हुआ है। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, मतलब सूक्त मतलब होता है मंत्र, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई। ये किस वेद में कितने सूक्त हैं वो भी मैंने कल वाली ट्रिक में करवाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो मैंने एक नया चैनल बनाया है जीके ट्रिक वे तक का, जो उसमें केवल हम ट्रिक ही ट्रिक करेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तथा ये संस्कृत भाषा में जो सूक्त हैं। विश्व साहित्य में संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ ऋग्वेद ही है। भारतीय संस्कृति का आधार माने जाने वाले वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद है। इनमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय इतिहास और कला संस्कृति का 2-3 पार्ट और रहेगा, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम भूगोल और राज्य व्यवस्था वाली टॉपिक करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट में आपको इसके पुराने वीडियो मिल जाएंगे। 1990 से 2020 तक के पेपर की प्लेलिस्ट में आपको नाम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।